नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, हमारी कृषि विविधता दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए है आशा का केंद्र। आज वैश्विक खाद्य और पोषण समस्याओं का समाधान कर रहा है भारत। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर कार्रवाई। बेकरी भी हुई सील। अस्पताल में भर्ती पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करने और पीड़िता के परिजनों को डरा धमकाकर सुलह करने के मामले में एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या गैंगरेप पीड़िता से मुलाकात के बाद हुए भावुक। अखिलेश यादव के पीडीए को बताया झूठा। कहा, आरोपी को फांसी दिलाने तक लड़ाई रहेगी जारी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर करेंगे धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ भाजपा जेडीएस की पदयात्रा जारी। राज्य में मूडा और वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर होगा प्रहार। बीजेपी नेताओं ने मांगा सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा। असम के लोगों के लिए स्वर्णिम दिन। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जागी रोड में टाटा सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का किया भूमि पूजन। परियोजना से पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिकरण को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते मनाली और मंडी में भूस्खलन। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान। उत्तराखंड में अब तक केदारनाथ धाम मार्ग पर फंसे 6000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। सीएम धामी ने की समीक्षा बैठक। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड में राहत एवं बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राहत और बचाव काम में जुटी भारतीय नौसेना। 91 राहत शिविरों में करीब 10,000 लोगों ने ले रखी है शरण। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत अपने इन अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करने को उत्सुक है। पीएम ने कहा, जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने शनिवार को मोरीगांव जिले के जागी रोड में 27
1000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र का भूमि पूजन किया। जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर संयंत्र भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण और परीक्षण संयंत्र है। शर्मा और चंद्रशेखरन दोनों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेमीकंडक्टर संयंत्र के 3D मॉडल का अनावरण किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से असम को एक उपहार है, जिसे राज्य के लोग हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखेंगे। शर्मा ने कहा कि इस सुविधा से भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक सुनहरा युग आने की उम्मीद है। Tata Groups is going to set up the semiconductor industry in Jagiroad. As per the group assessment, this industry will be completed within 18 months. Today, Tata Group Chairman, Managing Director, Sri Chandrasekharan ji has done the Bhumi Pujan, and at least within 18 months from today, this production unit will become effective. It will come into operation. On behalf of the people of Assam, I would like to thank Prime Minister Narendra Modi, Shri Ashwini Vaishnav, Minister for Railway. Chips are going to be part of everything we do in our daily life, industrial life, consumer lives, defense, healthcare, or other consumer products. Everything will have a chip going forward, multiple chips, and this technology is fast progressing. With the adoption of artificial intelligence, all this will accelerate. And every country is trying to get into this space. Globally, there are very few nations which have the capability. So India, under the visionary leadership of Shri Narendra Modi ji, took a very bold step. कैबिनेट से हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी मिलने से छत्तीसगढ़ वासियों में खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के निवासियों ने इस फैसले का स्वागत कर अभिनंदन किया। लोगों ने बताया कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, लोगों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में बड़ी आसानी से पहुंच पाएंगे। नए कॉरिडोर की जो मंजूरी है उससे छत्तीसगढ़ को काफ़ी लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अच्छी पहल है सड़कों के संवर्धन के लिए। इससे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का समय भी बचेगा और ईंधन के रूप में आर्थिक लाभ भी इनको होगा। हम लोगों के यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों को दूसरे प्रदेशों में जाके, चाहे वो व्यापारिक काम हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, किसी भी काम के लिए काफ़ी समय लगता था, उसका सबसे बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा इससे। ये जो 4 लेन कॉरिडोर की मंजूरी मिली है केंद्र शासन की ओर से, वो एक ऐतिहासिक घटना है। समझ जाइए कि भारत के विकास में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज रोड स्ट्रक्चर जो हो रहा है, सब भारतमाला प्रोजेक्ट बन रही है। ये अभी एक कॉरिडोर जो पास हुआ है, इसके लिए सभी अपने मंत्री और प्रधानमंत्री सभी प्रशंसा के पात्र हैं कि वो भारत के विकास के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। कॉरिडोर बनाने के लिए उससे आने जाने के लिए बहुत सुविधा होगी और वहाँ जाने के लिए पेट्रोल भी बचेंगे और बहुत आसानी होगी। और मिसे के कॉरिडोर बनने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केंद्र सरकार को। देश में एक बार फिर विपक्षी इंडी गठबंधन का हिंदू विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। सनातन उन्मूलन संबंधी बयान और सनातन की तुलना बीमारी से करने के बाद डीएमके के एक मंत्री ने कहा कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने भी 2007 में ऐसा ही हलफनामा दिया था। हाल ही में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में राम जन्मभूमि आंदोलन को पराजित कर दिया गया। तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता एस शिवशंकर ने शुक्रवार को भगवान राम के बारे में एक विवादित बयान दिया है। शिवशंकर ने यह दावा करके विवाद खड़ा कर दिया कि भगवान राम के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। भाजपा ने निशाना साधते हुए कहा कि पूरे इंडी गठबंधन का एक ही नारा है, हिंदुओं को दो गाली, मिलेगी वोट बैंक की ताली।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी ने भी जय श्री राम का विरोध किया, वहीं सपा और राजद ने रामचरितमानस का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि डीएमके ने कहा सनातन उन्मूलन, तो कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। ये हिंदू विरोधी गठबंधन है। इंडिया अलायंस का असली हिंदू विरोधी, राम विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। डीएमके के मंत्री जिनके ऊपर अनेकों प्रकार के आरोप लगे, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं। बताइए कि ये वही पार्टी है जिसने कहा सनातन समाप्त कर देंगे। ये वही पार्टी है जो सनातन की तुलना बीमारी से करती है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर बड़े बड़े उपदेश देते हैं, शिव जी की बारात के बारे में बोलते हैं, परंतु बताइए क्या डीएमके के ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे राहुल जी? नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल जी की खुद की पार्टी का फिलॉसफी है, वोट बैंक के लिए जो चाहिए ताली तो दो हिंदुओं को गाली। राम जी के अस्तित्व को किसने नकारा था यूपीए की सरकार में? उन्होंने तो हलफनामा देकर नकारा था। राम जी के मंदिर का विरोध किया, 70 सालों तक लटकाया अटकाया भटकाया, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। वायनाड में आई भयंकर आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और इस त्रासदी को लेकर अब कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविद और जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब वर्षों पहले से इस तबाही की दस्तक हो रही थी, तब राज्य सरकार क्यों सोती रही? बेलगाम खनन और अंधाधुंध निर्माण की वजह से बिगड़ रहे हालात पर राज्य सरकार को लगातार चेताया जा रहा था। इस सब के बावजूद राज्य सरकार अपनी लापरवाही से इस तबाही को न्योता देती रही। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है। केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन ये आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। लोग पूछ रहे हैं तबाही की बार बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही? जिस क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बार बार चेता रहे थे, वहां कदम उठाना तो दूर, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने दिए गए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। बार बार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम वायनाड में भयंकर भूस्खलन के रूप में सामने है। इस संदर्भ में बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ग्रेनाइट खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी, बगैर अनुमति चल रही हजारों खदानों पर नियंत्रण में नाकामी, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए व्यापक खनन नीति से जुड़ी सिफारिशों को लागू न करना, मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बारिश हल्की होते ही खनन की अनुमति देना, राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रहीं। 1983 से 2015 के बीच केरल में भूस्खलन की 115 बड़ी घटनाएं हुई। इनमें 78 खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में थीं। खनन से पर्यावरण पर पड़े प्रभाव और 2018 की बाढ़ के बावजूद 147 नई खदानों को अनुमति दी गई। बाढ़ के बाद पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों से अलग हटकर नहीं बसाए गए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कवलपारा के 10 किलोमीटर के दायरे में 33 खदानें चल रही थीं। 2019 में भूस्खलन में यहां 59 लोगों की जान चली गई।
पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। अकेले कलपट्टा ब्लॉक में 2021-22 में 3,662 नई इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। इसी की मानगी वायनाड में इस आपदा के दौरान देखी जा सकती है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया। लोगों का ये आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में योगी सरकार के एक्शन की। अयोध्या जिले के भदरसा कस्बे में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जारी है। गैंगरेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचा और गैंगरेप के आरोपी के घर योगी सरकार का बुलडोजर चला। ये बुलडोजर आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर चला है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। इस बेकरी को सील कर लिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का सैंपल लिया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद सिंह की अगुवाई में ये कार्रवाई की गई है। मोहित खान की बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा। वहीं अयोध्या में प्रशासन ने आरोपी के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। और कितनी अवैध संपत्तियां हैं इस संबंध में अभी जाँच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों का पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी।
ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है। उसको भी, चूँकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया है, तो वहीं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना है कि आरोपी का DNA टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने DNA टेस्ट हुए हैं। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में बसपा प्रमुख मायावती ने लिखा है कि यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली हैं। सरकार इनके निवारण के लिए जाति, बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। एक और छोटा सा ब्रेक। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली में 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज कोचिंग में जलभराव हादसे में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। शनिवार को दिल्ली के स्पेशल CP शरद अग्रवाल और DCP सेंट्रल M हर्षवर्धन ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं घटना के बाद छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्र कोचिंग सेंटर में सेफ्टी उपायों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने गढ़वाल के प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों व रेस्क्यू कर लाए जा रहे यात्रियों से कुशल क्षेम पूछी। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का भी जायजा लिया। प्रकृति का जितना रौद्र रूप आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हुई है, क्लाउड बस्ट हुए हैं और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। सड़कें कई जगह पे आपने देखा वॉश आउट हुई है। अभी हम लोगों का जो पूरा ध्यान है, जितने लोग फंसे हैं उन लोगों को किस प्रकार से निकाला जाए, उन लोगों को किस प्रकार से जो जहाँ फंसे हैं उनको खाद्य सामग्री है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो कैसे वहाँ मुहैया किया जाए, उस सब पर है। सबसे संतोष की बात यह है कि जितने लोग फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं और प्रशासन के टच में हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली और काफ़ी वहाँ पर हालत ख़राब हो गई। एक वीडियो भी आया है, उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और सेल्फी शेयर करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की एक पोस्ट में लिखा, तिरंगा हमें जोड़ता है, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान पर विगत 2 वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान में देश के नागरिक उत्साह और उमंग से सहभागी हो रहे हैं। ये अभियान देश की आज़ादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथाओं का स्मरण करते हुए इस वर्ष भी 9 से 15 अगस्त तक प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी harghartiranga.com पर ज़रूर अपलोड करें। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हर घर तिरंगा एक जन आंदोलन है जो हमारी मातृभूमि के लिए भारत या विदेश में रहने वाले भारत के लोगों के उत्साह को दर्शाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम सभी पिछले 2 वर्षों से इसका जश्न मना रहे हैं। इस बार भी आइए हम सब मिलकर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में भारत की आन बान और शान, अपने तिरंगे को शान से प्रदर्शित करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।